जब हम कोई भी काम अपने फायदे के लिए करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही आनंद आता है। लेकिन क्या हो कि जब वही चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हमें एक अलग ही मोड़ पर ले आती है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रीति और रिया के साथ। तो चलिए देखते हैं। सामान कहाँ है? प्रीति रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी भाभी रिया भी आ जाती है। अरे प्रीति, तुम क्या कर रही हो? भाभी, मुझे कहीं भी बेसन और बाकी सामान नहीं मिल रहा। अरे प्यारी ननद जी, आप क्यों दुखी होती हैं? मैं हूं ना, आप बताइए क्या खाना है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म बना देती हूँ। अरे कोई बात नहीं भाभी, खाना मैं बना लूँगी। अरे नहीं ननद जी, मेरे होते हुए आपको खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी आज मैं सोच रही थी कि सबके लिए पाव भाजी और इमरती बनाओ। क्या कहा? पाव भाजी? वैसे तो हर तरह का खाना ही प्रीति की कमज़ोरी थी, लेकिन उसे खाने में सबसे ज़्यादा पाव भाजी और मिठाइयाँ दोनों ही बहुत पसंद थी। पाव भाजी का नाम सुनते ही प्रीति के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ भाभी, तो किस बात की देरी, नेकी और पूछ आप ना आज पाव भाजी ही बना दो। ठीक है मैडम जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। लेकिन क्या भाभी? पाव भाजी और इमरती दोनों ही बनाने में बहुत समय लगेगा, साथ ही अभी तो घर का सारा काम भी बाकी है। अरे तो कोई बात नहीं ना भाभी, मैं सब संभाल लूँगी। ठीक है, तो बन गई बात। अब हम दोनों अपना काम शुरू करते हैं। एक तरफ रिया रसोई में खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रीति घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का सारा काम खत्म कर देती है। फिर सभी खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह बहू, आज तूने इतना कुछ बनाया है। हाँ बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया, सब बहुत ही लाजवाब है। बाबू सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। अरे देखो तो कैसे बेसब्रों की तरह खा रही है। जरा आराम से खाना खा, खाना कहीं भागा जा रहा है क्या? अभी प्रीति जरा आराम से और कम खाना खा, इतनी जल्दी खा खा कर ही तुमने अपनी आदत खराब कर ली है। कैसे बस फैलती जा रही हो, रुकने का तो नाम ही नहीं है। और नहीं तो क्या, खाने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। माँ भैया देखो, मेरे खाने पर नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक खाना ही तो सबसे अच्छी थेरेपी होता है, और अगर ज़िंदगी में खाने का मज़ा नहीं लिया तो बोलो फिर क्या किया? अरे अपनी फालतू बकवास बंद कर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरे दिन बस ठूसती रहेगी। देख जरा, खा खा कर बिल्कुल भैंसी बनती जा रही है। माँ! सुनीता, तुम प्रीति को ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें इस तरह उसे खाते समय नहीं टोकना चाहिए। हाँ मम्मी जी, कोई बात नहीं ना, खाने दीजिए ना प्रीति को। अब क्या कोई पेट भर के खाना भी ना खाए? वही तो पापा, ये कभी मुझे चैन से खाना खाने ही नहीं देते। अजी लेकिन आप देखें तो सही, इसकी ये आदत अच्छी थोड़ी ना है। इसके इतना खाना खाने की वजह से इसका रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है। अरे समय पर सब सही हो जाएगा, और जो भी है तुम बिना वजह प्रीति को परेशान मत किया करो। बेटा कोई बात नहीं, आराम से खाना खाओ। थैंक यू पापा। हाँ प्रीति, तुम और लो ना। प्रीति खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, और उसके खाने की ये इच्छा उसकी भाभी हमेशा पूरी कर दिया करती थी। उसका जो भी मन होता रिया हमेशा उसके लिए फट से बना देती। क्या करूं? प्रीति अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी वहाँ पर रिया आ जाती है। अरे क्या बात है प्रीति, इतनी उदास क्यों? भाभी, अगले हफ्ते मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आपको पता है ना, जब भी मुझे लड़के वाले देखने आते हैं कितनी महाभारत होती है। वो तो है ही। हम महाभारत बाद में देखेंगे प्रीति, पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। भाभी, भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर से लगी है, लेकिन मम्मी ने मुझे कुछ दिन डाइटिंग करने के लिए बोला है। अगर मम्मी ने मुझे कुछ खाते हुए देख लिया ना तो फिर से मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अरे नाना जी, डोंट। I will bring rice with curry and we will eat in hurry hurry. So you don't have to worry. भाभी, क्या राइम किया है आपने? इसीलिए तो नाना जी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अब भी आपके लिए चावल और पकोड़े वाली कढ़ी लेकर आती हूँ। मैंने मस्त मस्त आपके लिए बनाई है। हाँ भाभी, अब तो जल्दी लेकर आओ, मुझसे ना और ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होगी, और मेरी भूख तो बढ़ गई है। ओके मैम। तब रिया अपने और प्रीति के लिए चावल और कढ़ी लेकर उसके कमरे में जाती है। दोनों बड़े चाव से खाना खत्म करती हैं। भाभी, अगर आप नहीं होती ना तो सच में मेरा क्या ही होता। मैं तो भूख के मारे इस घर में मर ही जाती। अरे कोई बात नहीं प्रीति, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए अभी तुम्हारी भाभी जिंदा है। इस तरह अगले एक हफ्ते तक रिया प्रीति को बहुत से पकवान बना बना कर खिलाती है, लेकिन हाँ, सबकी नज़रों से छुप कर, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता
तो प्रीति कैसे कुछ खा पाती। लेकिन आप सभी को लग रहा होगा कि हाय प्रीति की भाभी रिया कितनी अच्छी है जो उसका इतने अच्छे से ध्यान रखती है, उसे हमेशा ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है। अरे जनाब ये तो नकाब है, असली चेहरा तो कुछ और ही कहता है। तो चलिए पहले प्रीति को देखने के लिए जो लड़के वाले आए हैं उनसे मिलते हैं। बहन जी अब आप अपनी बेटी को भी बुला लीजिए। जी जी बहू जाकर प्रीति को ले आ बेटा। जी मम्मी जी। रिया प्रीति को लेकर आती है और उसे देखकर लड़के वाले, ये कौन है? जी ये हमारी बेटी प्रीति है। अच्छा बेटा क्या पसंद है तुम्हें? खाना। खाना? माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकता। ये तो हमारे घर का सारा राशन खा जाएगी और ये तो हमारे घर में हर रोज़ आपदाएं लाएगी। क्या मतलब? मतलब यही कि इसके चलने से हर रोज़ घर में भूकंप आएगा और अगर ये गलती से किसी चीज़ से टकरा गई तो समझो हो गया सत्यानाश। अरे चोट तो किसी को भी लग जाती है, तो आप ननद जी को हॉस्पिटल ले जाना। अरे जिस चीज़ से टकराएगी उसी चीज़ का सत्यानाश हो जाएगा। हमें तो घर में हर रोज़ सामान बदलना पड़ेगा। हाँ जी माफ़ करना बहन जी, लेकिन हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकते। अरे अगर इसने गलती से सोते हुए मेरे बेटे के ऊपर अपना एक हाथ भी रख दिया ना तो इस बेचारे का तो दम ही घुट जाएगा। देखिए अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटा या पतला होने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान के संस्कार होते हैं। अरे भाई साहब लेकिन इतना भी क्या मोटा होना, ये तो एक बार जहाँ बैठ जाएगी वहीं जम जाएगी, उठने का नाम तक नहीं लेगी। और ऊपर से कहीं ऐसा ना हो कि ये गलती से हमारे घर के किसी दरवाजे में फंस जाए। हमें तो अपने घर की दीवारें भी तुड़वानी पड़ सकती है ना। अरे भला इतना नुकसान तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, माफ़ कीजिएगा। देखिए अब बस बहुत हुआ, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो जा ही तो रहे, वैसे भी हमने सिर्फ सच ही बोला है। इतना कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की की कभी शादी होगी भी या नहीं। कम से कम 50 लोगों ने तो इसे अब तक रिजेक्ट कर दिया है। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। अरे पापा ढूंढेंगे तो तब जब कोई इसे पसंद करेगा। एक तो इसका खाना बंद नहीं होता। अरे इसे क्या ज़रूरत थी ये बोलने की कि इसे खाना पसंद है? उसकी जगह कुछ और भी तो बोल सकती थी। अरे इसे खाने के अलावा दिखता ही क्या है? पिछली बार तो वो लड़का इसे देखते ही डर कर भाग गया था, उसने तो आगे कुछ बोला तक नहीं। इतना ठूस ठूस कर मोटी भैंस जो होती जा रही है। मैंने तुझे कहा था ना कि डाइटिंग करियो, तूने ज़रूर छुप छुप कर खाया होगा, तभी तो तेरा वेट और ज़्यादा बढ़ गया है। आप हमेशा मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे क्योंकि इतना ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता। हम तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुझे ज़िंदगी भर कवारा रहना पड़ जाएगा। सुनीता और रवि प्रीति को बहुत ज़्यादा सुनाने लगते हैं, जिससे परेशान होकर प्रीति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। देखा, पड़ गई तुम दोनों के कलेजे को ठंडक। जब देखो हमेशा मेरी बेटी को रुलाते रहते हैं। अरे किसी को पसंद करना होगा तो वो मेरी प्रीति को ऐसे ही पसंद कर लेगा। ये सभी लड़के ज़रूर अंधे हैं जिन्होंने मेरी प्यारी बच्ची प्रीति को रिजेक्ट कर दिया। अरे प्रीति दिल की कितनी साफ और संस्कारी लड़की है। लेकिन आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे जी? अरे आप प्रीति को समझाइए ना। अगर उसने अभी अपने ऊपर काबू नहीं किया तो इस तरह उसकी शादी कभी नहीं होगी। बस बहुत हुआ, अब इस बारे में घर पर कोई भी बात नहीं करेगा। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। इतना कहकर नरेश वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्या होगा, पहले तो प्रीति ऐसी नहीं थी, लेकिन अब दिन ब दिन खा खा कर फूलती जा रही है। सच में माँ, इस समय प्रीति को वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। अरे मैंने तो उसे डाइटिंग करने को कहा था और उसे ज़्यादा खाने को भी कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद उसका वज़न इतना बढ़ कैसे गया समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने अपनी प्यारी ननद जी को अलग अलग पकवान अपने हाथों से बनाकर जो खिलाए हैं, तो भला किस बात की डाइटिंग? मेरी ही वजह से ननद जी खाने की इतनी शौकीन हुई है। मैं नहीं चाहती कि अभी ननद जी की शादी हो जाए, क्योंकि वो बहू अब हाँ। अरे किन ख्यालों में खो गई? तुझे कब से आवाज़ लगा रही हूँ। कुछ नहीं मम्मी जी, कहिए ना क्या बात है। अरे अब तू ही प्रीति का ध्यान रख और उसकी डाइटिंग करवा। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल अच्छे से प्रीति की डाइटिंग करवाऊंगी। ठीक है बहू। हाँ रिया, अब तो तुम ही कुछ कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने कमरे में बहुत उदास थी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है।
वो अपना फ़ोन देखती है और स्माइल करने लगती है। अरे यश का मैसेज। क्या बात है मैडम, आज पूरे दिन से गायब थी? बस एक ज़रूरी काम था। कैसा काम? घर का काम। अच्छा जी। हम्म क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी। तुम बताओ सब कैसा है? बढ़िया है। यश प्रीति का सबसे अच्छा दोस्त था। उसे यश से बातें करके बहुत अच्छा लगता था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के लिए एक और बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आ रहा था, जिसकी तैयारी में सभी लग जाते हैं। देख, इस बार तुझे डाइटिंग करनी होगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे पास पूरा 1 महीना है। हाँ, अब से तुम्हें ना तो कुछ मीठा खाना है, ना ही कोई तला हुआ। तुम्हें सिर्फ फल, फ्रूट या उबली हुई सब्जियां खानी है। भला मैं इतने से खाने पर जिंदा कैसे रहूँगी? अब जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ता है ना। इस बार तेरी कोई मर्जी नहीं चलेगी। बहू, तुझे भी इसे खाने को कुछ नहीं देना। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर सुनीता और रवि दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। भाभी, अब आप भी भैया और मम्मी की टीम में शामिल हो गई? अरे नहीं ननद जी, मैं आपको छोड़कर किसी और की टीम में शामिल नहीं हो सकती। मैं आपकी साइड हूँ। शुक्र है भाभी, मुझे लगा आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं ननद जी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई तो इस घर का सारा काम जो आप इतने सालों से करती आई है वो कौन करेगा। ये सब शुरुआत से वैसे भी मेरी ही प्लानिंग थी। तभी प्रीति के पास यश का कॉल आता है। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। ठीक है, जब तक मैं आपके लिए मस्त मस्त खाना बनाती हूँ। हाँ भाभी ज़रूर, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया। इस तरह रिया अपने लालच पे प्रीति को खाने का शौकीन बना देती है और वो खाना खा खा कर इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी। वहीं एक तरफ तो सुनीता और रवि प्रीति की स्ट्रिक्ट डाइट करवा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रिया उनसे छुपकर प्रीति को खाने के लिए देती थी। फिर कुछ दिनों बाद, अरे मुझे समझ में नहीं आता इसका वेट कम क्यों नहीं होता। पता नहीं इसने पहले ऐसा क्या खाया है जो इसका शरीर सिर्फ फूलता ही जा रहा है, कम कभी होता ही नहीं। माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? अगले हफ्ते लड़के वाले आ रहे हैं, देखना वो भी इसे देखकर रिजेक्ट कर देंगे। अरे देखते बेटा, क्या कर सकते हैं। फिर अगले हफ्ते लड़के वाले प्रीति को देखने आते हैं। तब अरे ये लड़की है या भैंस? इसे ले जाने के लिए ट्रक में लोड करवाना पड़ेगा। ये तो दूसरों को खाना खिलाने की बजाय पूरा दिन रसोई में खुद ही खाना खाती रहेगी। नहीं जी नहीं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। देखिए, हम आपकी फालतू बकवास नहीं सुनेंगे। आप यहाँ से जा सकते हैं, हम अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता देख लेंगे। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, आप अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा देंगे, ऐसी गलतफहमी मत पालिए। इससे अच्छा है कि आप भैंस ही पाल लीजिए। अरे मम्मी, ये भैंस से कम थोड़ी ना है। हाँ बेटा, देखिए आप दोनों जाइए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके जाने के बाद, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि सब इस तरह मेरी बेइज्जती करते हैं? अरे नहीं बेटा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें उनकी गलती है जिन्हें तुम्हारा साफ दिल नहीं दिखता। अरे पता नहीं क्या होगा, मुझे तो लगता है ये कंवारी ही बूढ़ी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई भी इससे शादी करेगा। हाँ माँ, अब तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी। एक तो ये प्रीति हमारी बात नहीं मानती। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तुम्हारी ही गलती है। बस बहुत हुआ, कोई बात नहीं। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दूंगा, ताकि उसे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। क्या कहा? आधी प्रॉपर्टी? अच्छा, आधी प्रॉपर्टी कम है बहू? अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं पूरी प्रॉपर्टी दे देता हूँ। नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिर मेरे लिए क्या बचेगा? तो कोई नहीं, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी और आधी प्रॉपर्टी प्रीति की, बात खत्म। इतना कहकर नरेश वहाँ से चला जाता है। बाकी सब भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे मैंने तो जानबूझकर इसे ठूस ठूस कर मोटी भैंस बनाया था, इसलिए थोड़ी ना बनाया था कि ये हमारे ऊपर ही बोझ बन जाए। मेरा पासा तो उल्टा पलट गया। अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी और ज़िंदगी भर हमें ही इसका बोझ उठाना पड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करके इसे पतला करना होगा, ताकि कोई इसे पसंद करके यहाँ से ले जाए। अब रिया को फिर से बेचैनी होने लगी थी कि कहीं प्रीति उनके घर में ज़िंदगी भर डेरा ना जमा ले, इसलिए अब रिया भी प्रीति की स्ट्रिक्टली डाइट करवाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे। हाँ शाबाश प्रीति, बिल्कुल ऐसे ही दौड़ती रहो, जल्दी जल्दी और एक्सरसाइज करो। चलो, तुम्हें अभी 1 घंटा और एक्सरसाइज करनी है।
भाभी अब बस भी करो। एक तो आज आपने सुबह 5 बजे उठा दिया, पता नहीं क्यों। ऊपर से मुझसे इतनी एक्सरसाइज करवा रही हो। अब तो मुझे भूख लगने लगी है। नहीं, अब से तुम्हें खाने में कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ उबली हुई सब्जियां खानी है और साथ में करेले का जूस भी पीना है। भाभी आपको क्या हो गया है? आप तो बिल्कुल मम्मी और भैया की तरह बातें कर रही हो। आपने कहा था आप मेरी टीम में हो, तो अब आप उनकी साइड क्यों ले रही हो? नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। चलो चलो, कम ऑन। फिर थोड़ी देर बाद, भाभी ये उबली हुई सब्जियां कितनी गंदी है, छी, मुझे नहीं खानी। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें खाने को इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। रिया प्लेट उठाकर वहाँ से जाने लगती है कि प्रीति उसे रोक लेती है। नहीं भाभी, मैं खा लेती हूँ। इस तरह रिया कई दिनों तक प्रीति के साथ बहुत ही सख्ताई से पेश आती है। फिर बड़ी मुश्किलों से प्रीति का वज़न 3 किलो घट जाता है। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। हालांकि इतने वज़न घटने से इसके शरीर में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी भी वैसी की वैसी ही भांसी। लेकिन चल, तूने कम से कम कुछ वज़न तो कम करा दिया इसका, वरना इसका वज़न तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। हाँ मम्मी जी, अब आप चिंता मत करो। मैं प्रीति का वज़न कम करके ही रहूँगी और जल्दी ही उसकी अच्छे लड़के से शादी भी करवाऊँगी। तभी वहाँ पर प्रीति आ जाती है। भाभी अब आपको मेरा वज़न कम करवाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं प्रीति, तुम्हें नहीं पता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं करेगा और फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी? मुझे तुम्हारी शादी करवानी है भाई। नहीं भाभी, अब आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक लड़की को पसंद किया है, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। कौन है वो लड़का? मुझसे भी मिलवाओ। वो लड़का खुशकिस्मत होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ आप मेरा भला चाहती हैं और आप उससे मिलेगी तो आप भी बहुत खुश हो जाओगी। बहुत ही अच्छे ख़ानदान का है वो लड़का। अरे वाह बेटा, जल्दी से बुला ले, मुझे भी देखना है। मैं भी तेरी शादी देखना चाहती हूँ। इसके बाद प्रीति उस लड़की को बुलाती है, जिसे देखकर रिया के होश उड़ जाते हैं। अरे यश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी यही वो लड़का है। क्या कहा भाई? तुम्हें प्रीति में ऐसा क्या पसंद आया? दीदी, प्रीति बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है और इसीलिए अब मैं सिर्फ प्रीति से ही शादी करना चाहता हूँ। हाँ भाभी, आपको खुशी हुई ना कि नहीं? रिया बेचारी दोनों तरफ से हारी, न घर की न घाट की, बीच में फंस गई बेचारी। उसने जिस तरह अपनी ननद को काम के लालच में ठूस ठूस कर मोटा किया था, अब वही उसकी भाभी बनने जा रही थी। हाँ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अगर तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। भाभी मुझे पता था आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुश होंगी। आपने हमेशा मेरा इतना ध्यान जो रखा, अब हम दोनों ही बनी एक दूसरे की भाभी। इस तरह यहाँ पर दोनों बनी एक दूसरे की भाभी, एक खुश तो दूसरी दुखियारी। तो देखा आपने किस तरह रिया अपने ही बनाए जाल में फंस गई। जब उसे पता चला कि प्रीति की उसके भाई से ही शादी हो रही थी, तो ये बात जानकर उसके तो तोते ही उड़ गए। नेहा को उसका ससुराल वैसा ही मिलता है जैसा उसको चाहिए था। जी हाँ, नेहा की शादी अभी कुछ दिन पहले ही रोहन से हुई थी। शादी के बाद नेहा घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। नेहा थी तो सद्गुणी, लेकिन नेहा के अंदर काफी बचपना था। ऐसे ही एक दिन नेहा की सास सुमित्रा कहती है, नेहा बहू, शाम के 4 बज गए हैं, जरा चाय तो पिला दे। बिना चाय के ऐसा लगता है पूरे शरीर में आलस ही आलस फैल रहा है। मम्मी जी, अभी दोपहर में ही तो आपने चाय पी थी और फिर अभी आप चाय मांग रही हैं। अगर आप इतनी चाय पीती रहेंगी ना तो आपको शुगर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। शुगर के पास? और नहीं तो क्या, शुगर के पास। अभी देखो, आपका शरीर बिल्कुल फिट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठी चीज़ लोगी तो आपके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको शुगर हो जाएगा। इसलिए इतनी चाय पीना सही नहीं है। हे भगवान, बहू तेरा ये बचपना कब खत्म होगा? ऐसा कुछ नहीं होता चाय पीने से, शुगर लेवल नहीं बढ़ता। अब जाकर चाय लेकर आ जा, नहीं तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा वहाँ से चाय बनाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद चाय बनाकर अपनी सास को देती है। लीजिए, पी लीजिए चाय, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई ना तो फिर मुझे मत बोलना कि मेरी वजह से कुछ हुआ है। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा अपने सर पर हाथ रख लेती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। शाम को जब नेहा खाना बनाने जाती है तब सुमित्रा नेहा से कहती है, बहू आज खाने में क्या बनेगा ये क्यों नहीं पूछा मुझसे?
वो इसलिए माँ जी क्योंकि मुझे पता है आज खाने में क्या बनेगा। वैसे भी अब घर में एक ही खाना डेली बनेगा, तो मुझे अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि रात को क्या बनेगा और दिन में क्या बनना है। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो बता दे कि क्या बना रही हो। दाल चावल आलू की सब्ज़ी और रोटी। जिसको रोटी सब्ज़ी खानी होगी वो रोटी सब्ज़ी खा लेगा, और जिसे दाल चावल खाने होंगे वो दाल चावल खा लेगा। अरे बहू, दाल चावल आज खाने का मन बिल्कुल नहीं है। क्यों ना आज घर में बढ़िया सा अच्छा सा कुछ बनाए, जैसे पनीर टिक्का या पनीर की सब्जी। माँ जी इतना सब कुछ घर में कैसे बनाएंगे हम लोग। एक काम करते हैं, क्यों ना हम आज का खाना बाहर से ही मंगवा लें। अगर आज बाहर से खाना आएगा तो मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा और खाना भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। हाँ, क्योंकि कल से तेरे ससुर जी घर आ रहे हैं, उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो ससुर जी के सामने कौन बाहर का खाएगा। अरे उनके लिए तो मैं देसी खाना बना दूंगी, वो भी अपने हाथों से। नेहा की सास बाहर के खाने के लिए मान जाती है और अपने बेटे रोहन को फ़ोन करके बाहर से कुछ लाने को कह देती है। और कुछ घंटे बाद वो सब एक साथ हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाते हैं। आज की रात तो बड़े ही शांति और हंसी मजाक के साथ बीत जाती है। पर क्या आने वाला समय ऐसा ही रहेगा, इस बात से अनजान थी सुमित्रा। नेहा के ससुर जी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए नेहा अपने ससुर के लिए अगले दिन खाना बनाकर तैयार रखती है। और जैसे ही ससुर जी घर आते हैं तो कुछ घंटे बाद सभी लोग खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। सभी खाना खा रहे थे, तभी नेहा बीच में खाते वक्त बोलती है, और सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है ना मम्मी जी। नेहा के मुंह से आवाज़ निकलती नहीं कि घर की सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर नेहा हैरानी से सभी से कहती है, क्यों, क्या हो गया, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो आप सब मुझे इस तरह से घूर रहे हो। नेहा की बात सुनकर राम यानी कि नेहा का ससुर उसकी बात का जवाब देता है, वो इसलिए बहू क्योंकि खाना खाते वक्त बात नहीं की जाती। सुमित्रा, तुमने बहू को समझाया नहीं कि खाते वक्त बात नहीं करते। अब वो बहू अभी नई नई आई है ना, और अभी उसके अंदर बचपना भी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी यहाँ के नियम। पर पापा जी क्यों खाते वक्त बात नहीं करते, ये कहाँ का नियम है। अरे बहू चुप हो जा, मैं तुझे सब बता दूंगी, अभी चुपचाप खाना खा। अपनी सास की बात सुनकर नेहा चुपचाप खाना खाने लगती है और कुछ देर बाद सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। नेहा भी अपने कमरे में अपने पति के साथ बैठी थी। रोहन जी, मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो पापा ने मुझे ऐसा बोला कि खाते वक्त बात मत करो, और यहाँ के ऐसे कौन से नियम है जो मुझे नहीं पता। नेहा, पापा खाते वक्त बात नहीं करते और उन्हें यह भी पसंद नहीं कि उनके सामने कोई फालतू बोले, वो भी खाते वक्त। पापा इतने बुरे नहीं है, लेकिन बस उन्हें खाने के समय बात करना पसंद नहीं है, और उन्हीं के साथ रह रहकर हमने भी उन्हीं के रूल को एक्सेप्ट कर लिया है। पर रोहन, ये तो गलत है ना, पापा जी के साथ रहकर उनकी सारी चीज़ें अपनाना और अपनी सारी प्यारी चीज़ों को त्याग देना, ये कहाँ से सही है। अब जैसे मुझे बात करने की आदत है तो मैं पापा जी के लिए बात करना तो नहीं छोड़ दूंगी ना। नेहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन पापा इस घर के बड़े हैं और बड़ों की इज्जत करना, उनका आदर करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। बस उनका मान और आदर रखने के लिए तुम खाते वक्त बोलना मत, वरना पापा बहुत अच्छा है। रोहन नेहा को समझा देता है और नेहा भी रोहन की बात मान लेती है। अब कुछ दिन नेहा खाने के टेबल पर चुपचाप खाना खाती, लेकिन हमारी नेहा आदत से ही मजबूर थी। वो खाते समय बात न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ऐसे ही एक रात जब सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, तब एक बार फिर नेहा बोल पड़ती है, मम्मी जी मैं क्या बोल रही थी कि आज मैंने ना एक बहुत सुंदर साड़ी देखी है, बहुत अच्छी है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूं, आपके ऊपर बहुत जचेगी वो। बहू, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि खाते वक्त बात नहीं करते। एक बात सुनाई नहीं देती तुम्हें या फिर समझ में नहीं आती। आई एम सॉरी पापा जी, मैं भूल गई थी कि खाते वक्त बात नहीं करनी है। राम का गुस्सा और नेहा का डर देखकर उसकी सास मुंह बना लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि राम के आगे कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अब जब सब खाना खा लेते हैं तब सुमित्रा नेहा के पास जाती है और उसे एक बार फिर समझाने लगती है, अरे बहू, तुझे समझाया था ना, उनके आगे बात मत किया कर, तू क्यों नहीं सुनती। मम्मी जी मैं जानबूझकर नहीं बोलना चाहती, पर मेरी नासमझी और बचपने की वजह से मेरे मुंह से बातें निकल जाती है। अच्छा चल कोई बात नहीं, उदास मत हो, कोई तुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा। इस तरह सुमित्रा उसको वहाँ से समझाकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा ना चाहते हुए भी खाते वक्त बोल पड़ती। ये देखकर राम का गुस्सा और बढ़ जाता। नेहा की नासमझी और बचपने की वजह से राम अब परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको खाते समय ना तो बात करने की आदत थी और ना ही किसी के मुंह से आवाज़ सुनने की। ऐसे ही एक दिन नेहा, सुमित्रा और राम दोपहर का खाना खा रहे थे।
मम्मी जी वो दाल पास करवाना। बहू सच में मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अरे हद करती हो तुम। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि खाने के समय बात नहीं करते, बात नहीं करते, नहीं करते बात। एक छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं क्या? अरे तुम इतनी मंद बुद्धि कैसे हो सकती हो? पर पापा जी इस बार तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ दाल मांग रही थी। क्या दाल मांग रही थी? अपनी सास को दाल का इशारा नहीं कर सकती थी? मुंह से आवाज निकालना जरूरी है क्या? सारा मूड खराब कर दिया। राम गुस्से में अपने खाने की प्लेट वहीं छोड़कर चला जाता है और राम का इतना गुस्सा देखकर नेहा की आंख से आंसू झलक जाते हैं। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको इस तरह रोता देख सुमित्रा उसको संभालती है। अरे बहू तू क्यों रो रही है? तू जानती है ना तेरे ससुर को, उनकी आदत है चिल्लाने की, तो उनकी बातों को दिल पर मत ले। नहीं मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे थे, शायद मैं ही मंद बुद्धि हूँ, तभी मुझे उनकी एक छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है और वो भी ठान लेती है कि अब वो घर में बिल्कुल शांत रहा करेगी। वो अपने बचपने को छोड़कर मैच्योर बनेगी और वो अब करती भी कुछ ऐसा ही है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा चुप्पी साध लेती है। कोई उसको कुछ भी कहता तो वो चुपचाप उस काम को कर देती। साथ ही वो अब किसी की भी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती थी। इस तरह नेहा अपने ससुराल में अपने बचपने को भूल जाती है और एक संस्कारी बहू बनकर रह जाती है। ज्योति और निमेश की शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा क्लेश लगी रहती है। ज्योति की सास सुमन तो हर समय उससे लड़ती रहती है। सुमन किसी भी तरह बस अपने घर में संतान चाहती है। एक दिन सुमन ज्योति से कहती है, बहू, मुझे सामने वाली पड़ोसन ने एक टोटका बताया है। उसकी बहन की बेटी के भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उसने भी यही टोटका किया। साल भर में उसकी गोद भर गई। माँ वैसे तो मैं इन टोटकों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर भी बता दो आप, क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। देख बहू, तुझे रोज सुबह सोने से पहले 4 लौंग और 4 इलायची अपने और निमेश के सिरहाने रखकर सोना है और सुबह होते ही उस चौराहे पर फेंक देना है। कुछ दिन इस टोटके को कर, पक्का हमारे आंगन में भी एक फूल खिलेगा। ज्योति एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, इसलिए वो इन बातों को नहीं मानती है, लेकिन माँ बनने की चाहत में उसे ऐसे अंधविश्वास वाले टोटकों को भी करना पड़ा। लेकिन ज्योति को इसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। हार कर सुमन अपनी बहू को एक पहुंचे हुए साधु बाबा के पास ले जाने के लिए कहती है। सुन बहू, पुराने मंदिर के पीछे एक बहुत पहुंचे हुए बाबा बैठते हैं। वो तुम्हारे ऊपर से झाड़ फूंक करके सारी बुरी ताकतों का नाश कर देंगे और तुम जल्दी माँ बन जाओगी। माँ ये झाड़ फूक क्या होती है? इससे कुछ नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। बहू, तू तो पहले ही नकारात्मक सोचती है। अरे पहले किसी बात पर विश्वास करना तो सीख। तू कल सुबह ही मेरे साथ चलेगी बस। सुमन ज्योति को वहां ले जाती है और वो बाबा ज्योति के ऊपर झाड़ फूंक कर देता है। उसके बाद भी ज्योति को और उसकी सास को कोई उम्मीद नजर नहीं आई। अब सुमन ज्योति को शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेकर गई, उसके सारे चेकअप करवाए। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए सुमन जी, आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। ये सारे चेकअप इनके हस्बैंड ने पहले ही करवाए थे और पहले भी हमने बता दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनकर सुमन को बहुत दुख हुआ। अब सुमन ने ठान लिया कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहेगी और वो निमेश पर दूसरी शादी करने के लिए दबाव करने लगी। बेटा देख, तेरी शादी को 10 साल हो गए, ज्योति माँ नहीं बन सकती और इस बात पर तो डॉक्टर ने भी मुहर लगा दी, इसलिए तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? मैं कह रही हूँ छोड़ दे इस मनहूस लड़की को और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। माँ, अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर मैं नए सिरे से कैसे जिंदगी शुरू कर सकता हूँ? ये मत भूल बेटा कि परिवार बच्चों के बिना कभी पूरा नहीं होता। सुमन और निमेश की सारी बातें ज्योति भी सुन लेती है। ज्योति भी निमेश को यही समझाती है। निमेश, माँ जी ठीक बोल रही हैं, तुम दूसरी शादी कर लो, मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। ज्योति, तुम भी माँ की बातों में आ गई। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी शादी करके मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। अरे माँ बाप बनने के लिए हम कोई बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। बच्चा गोद लेने के लिए माँ कभी तैयार नहीं होगी। माँ को तैयार होना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ।
और हाँ, आज के बाद मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कभी मत बोलना। निमेश अपनी माँ को बच्चा गोद लेने के लिए समझाता है। पहले तो उसकी माँ मना करती है, लेकिन बाद में तैयार हो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में सुमन और ज्योति होती हैं और निमेश ऑफिस गया होता है। लेकिन शाम को निमेश जब घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी एक छोटी बच्ची के साथ खेल रहे हैं। अरे माँ, ये बच्ची कौन है? बेटा, कुछ दिन पहले हम अनाथ आश्रम में एक आवेदन पत्र देकर आए थे कि हमें एक बच्ची चाहिए, तो आज वहीं से फ़ोन आया था। ज्योति और मैं जाकर इस बच्ची को ले आए। माँ, हमने फैसला किया था कि किसी नवजात बच्ची को गोद लेंगे। ये तो लगभग 4 साल की है। पता नहीं क्यों आपको इतनी जल्दी हो रही थी जो 4 साल की बच्ची को ले आई। अरे बेटा, 10 साल हो गए तेरी शादी को, अब भी तुझे जल्दी लग रहा है। निमेश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और बच्ची की तरफ देखता भी नहीं। सुमन और ज्योति बड़े ही प्यार से उसका नाम परी रखते हैं। रात को सब सो रहे होते हैं, तभी परी रोने लगती है। ज्योति, ये लड़की मेरी नींद खराब करी है, लेकर जाओ इसे यहाँ से। इसका नाम लड़की नहीं बल्कि परी है। लेकिन निमेश, तुम इस तरह से क्यों चिढ़ रहे हो परी से? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, और छोटे होते तो रोते भी हैं। देखो ज्योति, तुम्हें जगना है तो जगो इसके साथ पूरी रात। मुझे कल ऑफिस जाना है, मुझे सोने दो और प्लीज इसे ले जाओ यहाँ से। ज्योति को निमेश का बर्ताव बहुत अजीब लगा। सुमन और ज्योति दिन भर उस परी के साथ खेलती। एक दिन ज्योति को खाना बनाने में देर हो जाती है। ज्योति, आज तुम्हें खाना बनाने में देर क्यों हो गई? तुम्हें पता है ना मैं रोज टाइम से ही खाना खाता हूँ। सॉरी निमेश, वो क्या है ना, आज मैं परी को लेकर टीका लगवाने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने परी के टीके का कार्ड देकर कहा कि उसको पहले से ही सारे टीके लगे हुए हैं, इसलिए आज खाना बनाने में लेट हो गई। ज्योति, क्या है ये सब? दिन भर परी 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 करती रहती हो। देखो, तुमने इस बच्ची को घर में तो रख लिया है, लेकिन इसकी वजह से मेरे काम में कोई लापरवाही हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना चिड़चिड़ा हो गया है तूने ही तो मुझे राजी किया था ना बच्चा गोद लेने के लिए, अब तू ही ऐसी बातें कर रहा है। हाँ माँ, मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी बच्चा उठाकर ले आएंगे। निमेश गुस्से में वहां से चला जाता है और ज्योति को निमेश की बात सुनकर बहुत दुख होता है। एक दिन निमेश अपने फोन में लगा हुआ था। सुमन और ज्योति किचन में थी और परी निमेश के पास सोफे पर बैठकर खेल रही थी। परी गिरने वाली थी, तभी ज्योति ने उसे बचा लिया। निमेश, क्या है ये सब? परी बिल्कुल तुम्हारे बराबर में बैठी है, ये गिरने वाली थी और तुम्हारा ध्यान भी नहीं है इसके ऊपर। तो क्या हुआ? इतना क्यों बोल रही हो? गिरी तो नहीं ना? निमेश, ये क्या बात हुई? गिरी तो नहीं ना? अरे बेटा, ये छोटी सी बच्ची है, इसको गहरी चोट भी लग सकती थी। माँ, लग जाती तो लग जाती, मैंने इसे बचाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। जब से घर में आई है आफत बन गई है। ये सुनते ही सुमन निमेश को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, नालायक, अपनी ही बेटी को आफत कह रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? आफत ये नहीं, तू है। माँ जी, चुप हो जाइए। नहीं बहू, अब मैं चुप नहीं होने वाली। ये परी कोई और नहीं, तेरी ही बेटी है। हेमा को जानता है ना तू, जो मुंबई में रहती थी? माँ, आप हेमा को कैसे जानती हो? वो कहाँ मिली आपको? ये बच्ची उसी हेमा और तेरी है जिसे तू 4 साल पहले मुंबई में छोड़ आया था। ये बच्ची हम किसी अनाथ आश्रम से नहीं लाए, ये उसी ने हमें दी है, और ये भी बताया कि तूने कैसे उसे धोखा दिया। मैं तो इस बारे में तुझसे उसी दिन बात करने वाली थी, लेकिन बहू ने मुझसे मना कर दिया। ना उसने तुझसे कुछ पूछा, ना मुझे कुछ कहने दिया। ज्योति, तुम्हें सब कुछ पता था हेमा के बारे में, लेकिन तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि जब माँ आपसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही थी, तब आपने शादी करने से मना कर दिया था। बच्चा ना होने की वजह से सब मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन सिर्फ आपने मेरा साथ दिया। लेकिन आपने हेमा के साथ अच्छा नहीं किया, और अब अपनी बेटी के साथ भी गलत कर रहे हो। मैं जानता हूँ ज्योति, मुझे उस बात का बहुत पछतावा है। मैं हेमा से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे माफ़ कर दो। माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दो। निमेश सबसे माफ़ी मांग लेता है और परी को गोद में उठाकर बहुत प्यार करता है। उसके बाद परी भी उनके परिवार का हिस्सा बन जाती है। सुमन, ज्योति और निमेश खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। साथ ही निमेश लगातार हेमा को खोजता है कि कहीं वो उसे मिल जाए और वो उससे भी माफ़ी मांग सके। मुकदमा शुरू किया जाए। सीधी बात कहती हूँ, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना जज साहब। हमारी शादी को 36 साल हो गए हैं।
ये आदमी अब भी मुझसे दूध, पानी, चाय, पत्ती, चीनी इन चीज़ों की लड़ाई करता है। अब मुझसे ये शादी और नहीं खींची जाएगी। अरे तो तुमसे शादी करना कौन चाहता है? तुम छोड़ो तो मुझे, मैं तुरंत दूसरी बीवी ले आऊँगा। देख रहे ना जज साहब, आप इन्हें, इस आदमी को मेरे साथ रहना ही नहीं है। ये तो तैयार है दूसरी औरत लाने के लिए। इस उम्र में इसे दूसरी औरत चाहिए, बोलिए। जल्दी इनका केस खत्म हो और ये डिवोर्स फाइनल हो तो मेरा पीछा छूटे इस रोज़ रोज़ के ड्रामे से। शादी के 12 साल के बाद डिवोर्स समझ में आता है, पर 36 साल के बाद आप डिवोर्स लेना चाहते हैं? इस उम्र के बाद तो साथ रहना ना रहना बराबर हो जाता है। और जो प्रॉब्लम आप बता रही है, एक उम्र के बाद हर शादी में यही प्रॉब्लम होती है। अब इस उम्र में आपके पति आपको हनीमून पर विदेश तो लेकर जाएंगे नहीं। अपने बच्चों की शादी कीजिए और उनके भविष्य के बारे में सोचिए। पोते पोतियों में दिमाग लगेगा तो अपने आप इन चीज़ों से हट जाएगा। तभी बाकी लोगों के साथ बैठी प्रीति अपना हाथ ऊपर उठाती है। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ सर। मैं कटघरे में आना चाहती हूँ। मैं इनके बड़े बेटे सुनील की पत्नी हूँ। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि बच्चे की शादी करो और पोते पोतियों को खिलाओ। कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? दिन भर तो ये लड़ते रहते हैं जज साहब। इनकी लड़ाई से परेशान होकर सुनील ने तो आधा वक्त बाहर ही खाना शुरू कर दिया है और मुझे तो एक कान से सुनना ही बंद हो गया है। न जाने क्या लड़ाई है इनकी जो ख़त्म ही नहीं होती। मेरा पति घर पर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होंगे पोते पोती? और एक देवर है मेरा, उसकी तो शादी भी नहीं हुई है, पर उसके लिए लड़की ढूंढने का वक्त भी नहीं है इनके पास। हर रोज़ पापा मम्मी आपस में लड़ते रहते हैं और रसोई का बंटवारा कर देते हैं, पर न मम्मी जिसे अपने हिस्से की रसोई संभलती है न पापा जिसे अपने हिस्से की। दोनों के लिए अलग अलग रसोई में खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। कब तक सहूँगी मैं सब कुछ? प्लीज़ आप इनका डिवोर्स करवा दीजिए, वरना कहीं ये ना हो कि मुझे अपने पति से डिवोर्स लेना पड़ जाए। वही तो जज साहब कह रहे हैं बहू कि ये हर घर की कहानी है। फिर भी इस औरत को मुझ में दिक्कत दिखती है। यहाँ सब औरतों के पति को बुरी आदतें होती है, मुझ में तो कोई बुरी आदत भी नहीं है। आप बताइए जज साहब, इतने सालों मैंने इनके माँ बाप की सेवा की, इनके बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, पर इन्होंने मेरे माँ बाप के लिए क्या किया? आज तक वो अपने ससुराल नहीं गए, ना मुझे जाने दिया। मुझे लगता है कि आप दोनों को साथ में बैठकर बात करने की ज़रूरत है। अपने लॉयर से इस बारे में सलाह लीजिए। तब तक के लिए कोर्ट अडजन किया जाता है। घर की बात आज कोर्ट तक चली गई थी, फिर भी ना ही मंजू ना ही मुकेश को कोई फ़र्क पड़ा। अपने घर के इस ड्रामा से परेशान होकर प्रीति अपनी माँ को कॉल लगाती है। परेशान हो गई हो मम्मी ये रोज़ रोज़ के ड्रामा से। तुमने तो बोला था शादी कर लो बेटा। तुम्हारे सास ससुर की उम्र ही कितनी बची है? 2-3 महीने में कोई ना कोई तो टपक जाएगा। यहाँ कौन टपकेगा? इनके शरीर में तो मुझसे भी ज़्यादा जान है मम्मी। प्रीति अपनी माँ से बात कर रही थी कि तभी उसे हॉल से लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और वो क्या देखती है, उसकी सास अपना सामान बांध कर घर से निकल रही है। इस घर से निकल रही है ना? अब भले कोर्ट इस तलाक को मंजूरी ना दे, पर मैं अभी के अभी आपको तलाक देता हूँ। कभी इस घर में लौट कर मत आइएगा। सभी को लगता है कि रोज़ लड़ने वाला ये जोड़ा वापस से अगले दिन साथ हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। इस बात को 6 महीने हो जाते हैं, पर मंजू लौटती ही नहीं, ना ही उसकी कोई खबर मिलती है। कब तक फिक्र होगी इन लोगों को हमारी? इतने दिन हो गए मम्मी को गए, एक बार भी उन्होंने जानना चाहा कि मैं कैसा हूँ। मम्मी जी ना सही मैं तो हूँ ना भैया। मैं और सुनील मिलकर आपके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर आपकी शादी करवा देते हैं। अब अपना अपना रास्ता पकड़ना ही सोल्यूशन है। यहाँ प्रीति ये कहती है कि दरवाजे पर मुकेश गले में वरमाला डाले किसी लड़की के साथ आ खड़ा होता है। बहू जाओ, पूजा की थाली तैयार करो, तुम्हारी सास आई है। मेरी शादी करने की उम्र में शादी आपने कर ली पापा? अरे तो तू भी कर ले बेटा। वैसे भी तेरी नई मम्मी उम्र में तेरी बीवी की जिठानी लगेगी। चलिए लीजा जी। मुकेश लीजा को अपना पूरा घर दिखाता है। इतना बड़ा घर और आपके लिए ये छोटा सा कमरा? प्रेम तो अकेली जान है। मैं क्या सोच रही थी, उसे हमारे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और हम उसके कमरे में चले जाते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। और प्रेम की नई मम्मी का आदेश आ जाता है कि उसे अपना रूम बदलना होगा। इस घर में सब शर्म बेचकर खा गए हैं। जिस उम्र में बेटे को लुगाई लानी चाहिए उस उम्र में शादी कर रहा है बाप। अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्तों को? पर प्रेम करता भी क्या, वो अपने पापा के कमरे में शिफ्ट हो जाता है। आराम से नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद लीजा अपने कमरे से बाहर आती है और हॉल में बैठ जाती है। अरे बहू कहाँ हो? ये
पापा जी की नई वाइफ मुझे आवाज़ क्यों लगा रही है? मेरी उम्र की होकर मुझे बहू कह रही है। इनको तो मम्मी जी बोलते भी शर्म आएगी मुझे। किसी तरह हिचकिचाते प्रीति अपनी सास के पास जाती है। सीधी खड़ी हो, ऐसे डोल क्यों रही हो? पीठ में रीढ़ की हड्डी को हटाकर सांप लगवाया है क्या? और हाँ, तुम्हारे ससुर जी और सासू माँ रहते हैं इस घर में, तो सर ढक कर रहा करो। सर ढक कर? नहीं समझ में आ रहा तो मैं सर ढककर बता देती हूँ कि कैसे ढकते हैं सर। पर याद रखना बहू, अगर मैं बताने उठ गई ना तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। प्रीति हड़बड़ाकर अपना सर ढक लेती है। अब जाओ और खाने की तैयारी करो। और हीरोइन, जो चप्पल पहन रखी है ना तुमने, उसे रसोई के बाहर ही खोल देना। जी मम्मी जी। अपनी नई सास की इस बाली उम्र को देखकर प्रीति तो कुछ और ही सोच रही थी, पर यहाँ तो छोटी उम्र की सास में उसे ललिता पवार मिल गई थी। प्रीति हमेशा की तरह रसोई में जाते ही अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है, पर पीछे से लीजा आकर उसका फ़ोन छीन लेती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रसोई में इस्तेमाल कर रही हो बहू? किसी दिन गैस के पास रहने के कारण मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाए और हमारे किचन का फर्नीचर ख़राब हो जाए तो उसके पैसे किसके जाएंगे? मेरे पति के ना। इतना रिस्क ले सकती हूँ क्या मैं? फ़ोन लेकर जा रही हूँ, जब रात को अपने कमरे में जाओगी तो ले लेना। और हाँ, मेरी नज़र ना तुम पर रहेगी। अपनी मम्मी से तुम दिन में आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं करोगी, समझी? अगर किचन में आग लगी तो मैं मर जाऊंगी, पर आपको फर्नीचर की चिंता हो रही है और इसमें मेरी माँ कहाँ से आ गई? उनसे क्यों ना बात करूँ मैं? वो इसलिए क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अभी भी मेरे पति के नाम पर है। जिस दुकान में तुम्हारा पति बैठता है ना, उसका ऑनर अभी भी मुकेश है, यानी कि मैं। जब चाहूँ मैं सुनील को वहाँ से हटा सकती हूँ। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उस पर सवाल तुम ना ही करो तो अच्छा है। बहू हो ना, तो ऐसे ही रहो, हैं? हे भगवान, मैं तो अपनी सीधी सादी सास से मुक्त होना चाहती थी। तुमने तो मुझे ये हिडिंबा दे दी। माफ़ कर दो भगवान, मेरी सीधी सादी सास को वापस भेज दो। मम्मी जी भले दिन भर पापा जी से कलेश करती थी, पर मुझे तो एक शब्द भी नहीं कहती थी। अपनी सास का ऐसा बिहेवियर देखकर प्रीति घबरा जाती है और कांपते हाथों से खाना तैयार करती है और खाना टेबल पर परोसती है, जिसे देखती ही लीजा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। खड़ी हो जाओ, हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर बैठने की तुम्हें? अरे क्या हो गया लीजा जी, आप इतना नाराज़ क्यों हो रही है? बैठ गई है तो बैठने दीजिए। कैसे बैठने दूँ? अच्छा लगता है क्या? यही तो बात है, आपकी कोमल मन के कारण ही आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ इतना बुरा किया, छोड़कर चली गई आपको, और आपके बच्चे मार्ग से भटक गए हैं। इन सबको लाइन पर ला दूंगी मैं, मेरा वादा है आपसे। ये कहने के बाद लीजा जैसे ही रोटी का पहला निवाला खाती है, फिर से प्रीति की वाट लग जाती है। ये इतनी कड़क रोटी खिलाती थी तुम अपने पापा जी को इतने दिनों से? अगर इस घर में मैं ना आती तो आपका क्या होता मुकेश जी? और ये सब्जी है? हे भगवान, चलो रसोई में, मैं सिखाती हूँ तुम्हें खाना बनाना। लीजा प्रीति से रोटियां तब तक बनवाती जाती है जब तक वो बिल्कुल गोल और सॉफ्ट ना बने। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, मैं जाऊँ? पिछले 4 घंटों से मैं सिर्फ रोटियां ही बना रही हूँ, और इतनी रोटियां अब खाएगा कौन? हाँ ठीक है, रसोई साफ कर दो, फिर कपड़े धो लेना और इन रोटियों को फ्रिज में रख दो। तुम्हें ही खाकर ख़त्म करनी है, राशन मुफ्त में तो आता नहीं। प्रीति खाना बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद कपड़े धोकर जैसे ही सोने जाती है, लीजा वहाँ पहुँच जाती है। क्या किया है आपने ऐसा कि आपको सोना है मैडम? हाँ, जाओ सभी कमरों के पर्दे और सोफ़ा कवर साफ कर दो। ये हो जाए तो अपने पापा जी की अलमीरा साफ करके आना। प्रीति हर रोज़ बस अपनी सास से बचने का तरीका ढूंढती रहती। अगर मेरी देवरानी आ जाए तो कम से कम काम तो बढ़ जाएगा। अब तो कैसे भी प्रेम भैया की शादी करवानी होगी। सुबह 4 बजे उठकर प्रीति घर का सारा काम कर देती है और लीजा के बनाए रूल के अकॉर्डिंग सभी 9 बजे टेबल पर आ जाते हैं, जहां सुनील कहता है, मम्मी अब तो आप ही करता धरता है इस घर की, तो अपने छोटे बेटे का भी उद्धार कर दो। हाँ मम्मी जी, हमारी पुरानी मम्मी जी को तो ना पापा जी की फिक्र थी ना अपने बच्चे की, एक आप ही है जिससे हमारी फिक्र है। अब आप ही कुछ कीजिए ना। हाँ बहू, इन चीज़ों में तो प्रेम की शादी के बारे में मैं भूल ही गया था। अरे जी, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था, इसीलिए तो मैंने इस पूरे घर को बहू से साफ करवाया था। और अगले दिन से ही प्रेम के परिवार वाले लड़की की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें एक मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की का रिश्ता मिलता है। दोनों परिवारों में बात होती है और लड़की वाले प्रेम को देखने उसके घर पहुंचते हैं।
आपका तीसरा बेटा दिख नहीं रहा है भाई साहब। और बहन जी भी कहीं गए हैं क्या? ये तो है लीज़ा, मेरी मिसेस। ये आपकी वाइफ है? मतलब कैसे? मुझे लगा ये आपकी बहू है। मानना पड़ेगा लीज़ा जी, देखकर तो लगता ही नहीं प्रेम और सुनील आपके बेटे हैं। क्योंकि वो नहीं है। उनकी उम्र मेरी जितनी है। मम्मी जी पापा जी की दूसरी पत्नी है। इतनी जवान सास होगी तो मेरी बेटी से तो नौकरों की तरह काम करवाएगी। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। संतोष लीजा को देखते ही रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ जाता है, पर सबकी कोशिशें जारी रहती है और फिर एक परिवार प्रेम को देखने पहुंच जाता है। आओ बहू, आशीर्वाद लो। मैं तो खुद सास हूँ बहन जी, प्रीति मेरी बहू है। क्या आपने दूसरी शादी की है भाई साहब? जो बाप अपनी बहू के उम्र की बीवी लाए उस घर में कौन ही अपनी बेटी देगा? बाप रे बाप। चलिए जी, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना। ये कहकर फिर से लड़की के परिवार वाले लौट जाते हैं। और सही भी तो था, कौन बाप अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजना चाहेगा जहां उसकी सास उसकी जिठानी की उम्र की हो। रात को लीजा मुकेश के बगल में बैठकर उसके हाथों पे हाथ रखकर रोने लगती है। इतनी कोशिश की मैंने कि प्रेम की शादी हो जाए, पर मैं हार गई। सब मेरे कारण हुआ मुकेश जी। अरे नहीं लीज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो हमेशा मेरा अच्छा करना चाहती हो। प्रेम की किस्मत में जो है सो तय है। लीजा पूरी तरह मुकेश को अपने कंट्रोल में कर चुकी थी और आज वो अपना आखिरी दाव खेल देती है। इस घर में जो बच्चे हैं तुम्हारे हैं, जो बहू है तुम्हारी है, मेरा तो कोई नहीं है। कितना बुरा लगता है मुझे जब भी कोई गेस्ट आता है और कहता है, अच्छा आप उनकी दूसरी पत्नी है। इस घर में मेरा क्या है मुकेश जी? मेरी कम उम्र के कारण एक तो सब समझते होंगे कि मैंने तुमसे पैसे के कारण शादी की है, पर तुमने दिया ही क्या है मुझे? कुछ नहीं। और मैंने कभी कुछ मांगा क्या? नहीं ना। मैं तो तुम्हारा घर संवारना चाहती हूँ। कल को तुम्हारी बीवी आई और उसने मुझे घर से निकाल दिया तो? अरे तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल देगी? पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का हक होता है। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई तब तो तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा ना। मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। और बस लीजा यही तो चाहती थी। वो शराब की बोतल लाती है और मुकेश को पिलाती जाती है। जैसे ही मुकेश को नशा चढ़ने लगता है, लीजा फौरन कपबोर्ड से प्रॉपर्टी के पेपर निकाल कर लाती है और उस पर अपने पति के दस्तखत करवा लेती है। पागल आदमी, इसे क्या लगा मेरे जैसी कमसीन कली इस 55 साल के बूढ़े से शादी करेगी? पर इन अय्याश मर्दों के साथ यही होना चाहिए। अब जल्दी से रॉकी को फ़ोन करती हूँ और यहाँ से 9-2-11 हो जाती हूँ। जहाँ तक रही प्रॉपर्टी की बात, वो तो अब सीधा मैं इस घर के नए मालिक को लेकर ही यहाँ लौटूंगी। 35 करोड़ का घर, 1 करोड़ की दुकान, सब कुछ बेचकर सीधा दुबई। वूहू! और अगली सुबह जब मुकेश की आंख खुलती है, उसके बिस्तर पर होती है लीजा की एक चिट्ठी, जिसे पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। पहले मंजू चली गई और अब लीज़ा। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। बहुत बुरा किया मैंने मंजू के साथ। उसके गहने बेच दिए, उसकी चूड़ियाँ बेच दी। पति तो बीवियों को सोना ला कर देते हैं, उसे सजाते हैं, और मैंने तो उसके मायके तक के गहने बेच दिए। पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोन उठाता रहा और औरतों पर उड़ाता रहा। मंजू ने कुछ भी किया पर मेरी आदतों को लोगों के सामने नहीं आने दिया। मंजू ठीक कहती थी, ये बाजारू औरतें किसी की नहीं होती। तब जाकर मुकेश को याद आता है कि उसने तो ये घर और दुकान भी नशे की हालत में लीजा के नाम कर दिए थे। वो भागता हुआ अपने बेटों के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। मुझे शुरू से ही जुआ, अय्याशी, नशा सब चीज़ की आदत थी। तुम लोगों के स्कूल फीस से भी मैं नशा कर लेता था। तुम्हें याद है सुनील, कई बार मैं घर नहीं आता था और तुम्हारी माँ कहती थी मैं दुकान पर हूँ। वो तुम लोगों के सामने मुझे गिरता हुआ नहीं देखना चाहती थी बेटा। आज तक उसने ये चीज़ किसी के सामने नहीं आने दी, पर अब वो थक चुकी थी। मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, पर उसने फिर भी मुझे बदनाम नहीं किया। पर आज मेरी इन अय्याशियों के कारण सब कुछ चला गया। जिंदगी भर तो आपने हम लोगों के साथ यही किया पापा, और अब छत तक छीन ली। सड़क पर आ गए हम, सड़क पर। मुझे तो लगता था कि मम्मी जी बेकार की बातों पर आपसे झगड़ती है। हे भगवान, मम्मी जी कितना सह रही थी, कहाँ होंगी मम्मी जी? तभी मंजू की आवाज़ आती है। यही हूँ मैं। बहुत रोका मैंने आपको, पर आप रुके नहीं।
फिर मैं समझ गई थी कि इस बार बांध को तोड़ने में ही फायदा है, और बांध टूटा और आपको शायद सबक मिल गया होगा। तुझे क्या लगता है प्रेम, मैं चाहती नहीं थी कि तेरी शादी हो, पर इस आदमी की नज़र इतनी बुरी है कि मेरा मन घबराता था। प्रीति तो ब्लैक बेल्ट है, पर अगर तेरी बीवी भोली होती तो। मुझे पता था जिस आदमी ने अपनी अय्याशियों में कुछ भी नहीं छोड़ा वो इस घर को भी बेच देगा। इसीलिए सुनील ने पहले ही ये घर और दुकान मेरे नाम ट्रांसफ़र करने के पेपर्स बनवा लिए थे और मैंने उन पर इनके दस्तखत ले लिए थे। लीज़ा जिस पेपर्स पर साइन करवा कर लेकर गई है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुकेश की है ही नहीं, ये तो मेरी है। जी तो करता है आपको बाप भी ना बोलूं पापा, पर मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते। हमारे घर से कुछ मिनट की दूरी पर मैं आपके लिए रेंट का कमरा ले लेता हूँ और आपको वहाँ शिफ्ट करवा दूंगा। अब आप हमारे साथ नहीं रहोगे, मम्मी अब और नहीं सहेगी। पति पत्नी की जो नोक झोंक बहुत बार सभी को सामान्य लगती है, क्योंकि कई बार बीवियां अपने पति की बड़ी बड़ी गलतियों को ढक देती हैं और वही बाद में जाकर ऐसा रूप ले लेते हैं। इसीलिए किसी भी जोड़े को लड़ता देखकर हम ये नहीं कह सकते कि गलती किसकी है।